तबलीगी जमात को लेकर के एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी, वो बदतमीजी थी कि जिस तरीके से देश के मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करी। नाम लेके कहता हूं कि सुधीर चौधरी से लेकर के अर्नब गोस्वामी से लेकर के दीपक चौरसिया से लेकर के इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, वो भी शरिया के कानून से। इस तरीके से कि चौराहे पे खड़े करके कोड़े मारने चाहिए कि किस तरीके से आपने एक बीमारी का बहाना करते हुए आपने लोगों को ही नहीं, किसी धर्म को नहीं, भारतीयों को बदनाम किया। हद दर्जे की नालायकी है। ये भारतीय जनता पार्टी गांधी से लेकर पटेल तक को उधार पे ले लेती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि हेडगेवार, गोलवालकर, रज्जू भैया के इनका नाम भी ले सके। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हैं। इन्हें जब मौका मिलता है और जैसे ही मौका मिलता है और नहीं भी मिलता है तो माहौल बनाते हैं कि कैसे मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बोला जाए और समाज के अंदर एक जहर घोला जाए। और जो लायक नहीं होता वो नालायक होता है, और जो लायक नहीं होता वो नालायक होता है, और जो लायक नहीं होता वो नालायक होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। देश में कोरोना काल में जिस तरह से तबलीगी जमातियों को लेकर एक माहौल तैयार किया गया, उनके ऊपर एफआईआर की गई, देश में उन हर मुसलमानों को तबलीगी बोलकर उनका बहिष्कार किया गया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे फेक वीडियोस को दिखाकर पूरी कम्युनिटी पर सवाल उठाए गए। लेकिन कल बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन उसके बावजूद ये जो माहौल अभी भी यहाँ तैयार है, उसे निशांत वर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे सर, जो कल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? मैं सम्मान करता हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट का कि उन्होंने कम से कम दो लोगों को उनकी जगह दिखाई। पहली तो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले एजेंसीज हैं उनको उनकी जगह दिखाई कि भाई देखिए, जो पहले भी बात हो चुकी है कि किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष को लेकर के बीमारी की बात ना की जाए। दूसरा, एक बहुत बड़ा चाटा मारा है भारत के उस अधिकांश मीडिया को जिसने बिना समझे बूझे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाटुकारिता में, मोदी जी का नाम आगे बढ़ाने के चक्कर में एक धर्म विशेष पूरे के पूरे इस्लाम जगत को भारत के अंदर बदनाम करने की कोशिश करी, तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरीके से उन लोगों ने, इस मीडिया ने, अधिकांश मीडिया भारत के जिस तरीके से रीजनल से लेकर के नेशनल मीडिया तक तबलीगी जमात को लेकर के एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी, वो बदतमीजी थी। क्योंकि आप किसी भी धर्म को अगर आप बदनाम करने के लिए इस तरीके का ठेका लेते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों ना मिला हुआ हो, तो आप चौथा स्तंभ कहलाने के लायक नहीं है। और जो लायक नहीं होता वो नालायक होता है। सर, अगर हम बात करते हैं इस दौर में मीडिया के रंग के बावजूद सोशल मीडिया का जिस तरह से बीजेपी आईटी सेल ने भरपूर फायदा उठाया, जिसमें फेक वीडियोस को लेकर कभी थूकने का वीडियो, कभी बिरयानी मांगने का वीडियो और कभी इस तरह के तमाम वीडियोस को लेकर जो मुस्लिम खासकर सिर्फ और एक कम्युनिटी को इस तरह से दिखाया गया, जिसके बाद हर कोई सोचने को मजबूर था कि क्या मुस्लिम ऐसे ही हैं, या फिर उन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को ही कोरोना बता दिया था। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब शासन में है या ना भी हो, तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी आइडियोलॉजी जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो सामने बाहर निकल के हमेशा से छलकती आई है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए आप, गोलवालकर गुरुजी के, इनकी, कि कैसे वो मुसलमान का विरोध करते थे। और आज की तारीख में इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी गांधी से लेकर पटेल तक को उधार पे ले लेती है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि हेडगेवार, गोलवालकर, रज्जू भैया के इनका नाम भी ले सके। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो लोग शासन में इस समय हैं वो प्राइमरीली, प्रथम दृष्टिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हैं। इन्हें जब मौका मिलता है और जैसे ही मौका मिलता है और नहीं भी मिलता है तो माहौल बनाते हैं कि कैसे मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बोला जाए और समाज के अंदर एक जहर घोला जाए।
हम एक बात यहाँ पे एक क्लियर कट बात समझ लें कि जिस तरीके से मीडिया ने, जिस तरीके से देश के मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करी, नाम लेके कहता हूं कि सुधीर चौधरी से लेकर के अर्नब गोस्वामी से लेकर के दीपक चौरसिया से लेकर के, इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, वो भी शरिया के कानून से। इस तरीके से कि चौराहे पे खड़े करके कोड़े मारने चाहिए कि किस तरीके से आपने एक बीमारी का बहाना करते हुए आपने लोगों को ही नहीं, किसी धर्म को नहीं, भारतीयों को बदनाम किया। हद दर्जे की नालायकी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह से स्केपगोट कहते हुए सरकार और मीडिया की आलोचना की है, लेकिन क्या इसके बावजूद आपको लगता है, क्योंकि राजीव त्यागी जी की आज शोक सभा रखी गई, नफरत के इस माहौल ने राजीव त्यागी जैसे कार्यकर्ता को कांग्रेस ने खो दिया, ये जो नफरत की राजनीति है और उसके बाद भी जो ये ढिठाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, राजीव जी को मेरा सम्मान हमेशा रहा है। खास बात ये आती है कि जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके की गंदगी भरी हुई है, जिस तरीके की एक विरोध की राजनीति को अब झगड़े की राजनीति में बदल दिया है। एक दूसरे पे लांछन लगाना तो पहले से चलता था, अब देश विरोधी और जाने क्या क्या बोला जाने लगा है। मैं दो बातें क्लियर कर दूं, राजनीति हमेशा से गंदी रही है, राजनीति कभी भी अच्छी नहीं रही। अगर आप चाणक्य नीति भी निकाल के देखेंगे तो वो अपने दुश्मन पे प्रहार किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से गंदगी से उसका खात्मा किया जाए, और गंदगी शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि शायद आम इंसान को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो जिस तरीके से राजनीति हमेशा इस देश में रही है, कभी भी सुलझी हुई नहीं रही। कभी भी इस जमीन के ऊपर अगर राजनीति हुई है तो घिनौनी राजनीति ही हुई है। मेन बात ये आती है कि फेक न्यूज फैला करके, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टीवी मीडिया के थ्रू हो या सोशल मीडिया नाम का वो कुकुर जो चारों तरफ भौंकता रहता है, जिसके कोई लगाम नहीं है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर कोई भी राजनीतिक पक्ष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, अगर वो इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो, एक वैमनस्य की राजनीति पैदा करके वो अगर चाहते हैं कि देश के अंदर अनरेस्ट पैदा हो, तो वो इसलिए क्योंकि मोदी जी जैसे जो फेलियर है, मोदी जी जैसे जो फेलियर देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी नीतियों की वजह से, जिनकी कुनीतियों की वजह से, अनैतिकता संविधान के प्रति होने की वजह से जो इस देश का बुरा हाल हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे महिलाओं के साथ जो अत्याचार होने की कोई लगाम ना हो, चाहे इस तरह स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, यानी किसी भी हालात में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है, इनकी गलत नीतियों को, जिनकी बदौलत देश डूब रहा है, उसको ढांपने के लिए ये जो वैमनस्य की राजनीति दिखाई जा रही है, ये अत्यंत निंदनीय है। सर, इसी के साथ एक सवाल लगातार दिल्ली वासियों के और तमाम लोगों के दिमाग में ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो खुलकर सामने आ ही गया था। कोरोना काल में उनको किस तरह से उन लोगों ने हर एक केस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, नहीं भी बढ़ा है तो उन्होंने एक तस्वीर तैयार कर दी, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने कि सब्जी बेचने वाले को पीटा गया और तमाम इस तरह के केसेस आए। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ केजरीवाल की। वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तबलीगी जमातियों को टारगेट कर ये बता रहे थे कि ये लोग आए इस वजह से ये हुए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ आए थे तो वो वीजा पर आए थे, और मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वही चीज या वही हथकंडा आजमाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने सारी चीजों को छुपाने के लिए किसी एक मोहरे को चुन लिया गया था? देखिए, मोदी और केजरीवाल के रिश्ते को समझने के लिए किसी कोरोना काल की आवश्यकता नहीं है। पिछले 6-7 सालों से हम लोगों ने देखा है, एक कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। मोदी और केजरीवाल का यही रिश्ता है। खास करके जब आप कोरोना काल की बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खुल के आ गया है, आज देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा से लेकर के अनुराग ठाकुर से लेकर के परवेश वर्मा के खिलाफ आज तक एक एफआईआर तक नहीं हुई। तो ये है इनका असली चेहरा। ये वो दरिंदे हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी वो दरिंदे हैं जो देश के अंदर इतना जहर घोलते हैं, लेकिन क्योंकि जब वो सत्ता में होते हैं तो अपने लोगों को बचा लेते हैं। क्या आशा करें जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस में बिठा रखा है। मतलब आप ये सोचिए, मैं सोचने पे मजबूर हूं, मैं आपको सोचने पे मजबूर करता हूं
कि जब आप केजरीवाल की बात करते हैं तो जरा केजरीवाल का इतिहास समझ लिया जाए। ये आरएसएस के शायद हों या ना भी हों, लेकिन ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के निकले हुए वीर सेनानी है भारतीय जनता पार्टी के, और उसमें से इनको आशीर्वाद स्वरूप ये 2 बार इलेक्शन जिताया गया, क्योंकि 2014 के अंदर उन्होंने मोदी की मदद करी थी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए। ठीक है, ये राजनीति हो सकती है, लेकिन यही केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया जब धर्म के नाम पे राजनीति करने लगते हैं, जो हनुमान मंदिर जाकर के तो मत्था टेक सकते हैं, लेकिन शाहीन बाग जाकर के वह हमारे तो हाथ में नहीं है, ये नाटक करते हैं, तो हम सब समझ सकते हैं कि ये केजरीवाल जी जो हैं ये उसी आरएसएस के प्यादे हैं। और मान के चलिए दिल्ली वासियों, जो आज आपको ये मुफ्त की लॉलीपॉप दी जा रही है, ये 4 दिन की चांदनी है। अगर इनके साये में जिएंगे तो बहुत लंबी घनी रात है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आज सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसे बीजेपी आईटी सेल और तमाम लोग उनकी उपाधि की तौर पर दिखा रहे हैं। आप उस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं कि आज मोर भी आ गया और एक आज नया अवतार भी उस तस्वीर के जरिए देखने को मिल रहा है? बेचारा मोर, बेचारा राष्ट्रीय पक्षी किस राष्ट्रभक्षी के हाथों फंस गया, ये उस बेचारे मोर को नहीं पता। इस तस्वीर को तो मैं ऐसे ही देखता हूँ, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि पूरा देश, न सिर्फ राष्ट्रीय पक्षी हमारा, लेकिन पूरा राष्ट्र जो है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है, उन 25-30% लोगों की वजह से जिन्होंने उनको वोट किया, कि जब तक वो 25-30% भगवान ना करे भूखे नहीं मरेंगे उनके परिवार इन मोदी जी के राज की वजह से, तब तक वो सोशल मीडिया पे आतंक मचाते रहेंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, अधिकांश मीडिया के माध्यम से ये भाजपा वाले देश के अंदर आतंक मचाते रहेंगे। याद रखिए, आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जो परिभाषा गूगल करेंगे और आपको मिलेगी वो ये है कि जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति सेना, पुलिस और अपने प्रशासन का लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करता है, अर्थात आतंक फैलाता है, वो आतंकवादी होता है। और मेरे हिसाब से अगर मैं इस सिंपल लॉजिक पे चलूं, जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, सिखों को परेशान किया जाता है, ईसाइयों को परेशान किया जाता है, दलितों को परेशान किया जाता है, निचली जाति के लोगों को परेशान किया जाता है, और यहाँ तो ठाकुर ब्राह्मणों को यूपी में मारने लगे, ये सारा का सारा जो आतंक है, अगर इसको सीधी लाइन में डाला जाए तो मोदी और उसका गैंग तो आतंकवादी गैंग है। चलाओ देश, कितने दिन चलेगा ये देश, उठा करके इनको बाहर फेंक देगा। तो हमारे साथ मौजूद थे निशांत वर्मा सर, जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को आतंकवादी दर्जे से नवाजते हुए उनकी नीतियों को उनके ही सामने रख दिया है, ताकि देश में इकोनॉमी की तरफ सोचा जा सके, शिक्षा की तरफ सोचा जा सके, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है उस पर काम किया जा सके। शुक्रिया।